अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज़ फ़हाद तहरानी। CSS एसए कोर्स में खुशामदीद। ये पूरी इंटायर सीरीज़ फ्री में सोफिस्टी CSS एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे आपके लिए अवेलेबल है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो बनाने के दौरान मैं कैमरा चेंज करता हूँ, तो अभी मुझे पता चला कि शायद उससे थोड़े से पॉजेज़ आ जाते हैं। सो आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट। मैं कोशिश करूँगा जब मैं वीडियो चेंज करूँ तो थोड़ी सी पॉज ले लूँ। अच्छा जी, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अबाउट एसे स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। एसे स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो ये लेक्चर है, इसमें एसे का स्ट्रक्चर देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, बॉडी देखेंगे, बिकॉज स्ट्रक्चर के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर कंक्लूजन, ठीक है, आउटलाइनिंग के ऊपर भी बात होगी, कोहेजन एंड कोहेरेंस के ऊपर भी बात होगी, दोनों रिलेटेड चीज़ें हैं। और फॉर्मेटिंग एंड प्रेजेंटेशन के ऊपर भी बात होगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ से स्टार्ट कराता हूँ, ठीक है जी। बल्कि पहले मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर दे देता हूँ कि एसे के अंदर कौन सी चीज़ें होती हैं। ये आपके जहन में होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ है। मतलब पहला तो इंट्रो होना चाहिए, ठीक है जी, इंट्रो होना चाहिए। फिर आपका बॉडी पैराग्राफ्स होंगे। फिर तीसरा आपका होगा कंक्लूजन। ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, ठीक है जी, बड़ा सिंपल है। अच्छा जी, अब एसे के स्ट्रक्चर में इंट्रोडक्शन जो है उसमें आउटलाइन थीसिस स्टेटमेंट होता है, और आप बताते हो आप किस पोजीशन में स्टेटमेंट में जा रहे हो, ठीक है। यानी स्टांस आपका क्या है, टोन आप सेट करते हो इंट्रोडक्शन में, ठीक है। और इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे डिटेल में, लेकिन अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ। बॉडी पैराग्राफ्स, अच्छा, बॉडी में बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं, ठीक है। कंटेंट होता है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। कंक्लूजन 1 या 2 पैराग्राफ्स का हो सकता है। इंट्रोडक्शन भी 1 या 2 3 पैराग्राफ्स का हो सकता है। डोंट वरी कि इंट्रो का पैराग्राफ सिर्फ एक ही होगा। अच्छा, इंट्रोडक्शन में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आइडियल जो चीज़ें हैं ना, वो ये हो सकती हैं। आपने टॉपिक के ऊपर, टॉपिक से रिलेटेड हुक देना है, ठीक है। हुक क्या हो सकता है, एनेक्डोट हो सकता है। एनेक्डोट यानी स्टोरी आपकी ज़िंदगी से हो सकती है, किसी नावल, किसी किताब से पढ़ी हो, किसी मूवी से देखी हो, कहीं और डॉक्यूमेंट्री वगैरह से, तो कहीं से भी हो सकती है, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट। और लेकिन थोड़ी बच्चों वाली ना हो, ये स्टोरी रेलेवेंट हो, टॉपिक से रिलेटेड हो, ठीक है। और आप जो चीज़ कहने जा रहे हो, जो आर्ग्यूमेंट देने जा रहे हो, उसके फेवर में जा रही हो, ठीक है जी। अटेंशन ग्रेबिंग के लिए आप दूसरी चीज़ कोटेशन यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की होता है, मिलता नहीं है कोटेशन, आपको याद इतने नहीं होते हैं। फिर उसके अलावा आपको क्वेश्चन से भी स्टार्ट कर सकते हो, एक या ज़्यादा क्वेश्चन से। ये भी हमारे पाकिस्तान में डिस्करेज किया जाता है कि भाई एग्जामिनर से क्वेश्चन ना पूछो। पूछ सकते हो बीच में, तो आप बिल्कुल ही पूछ सकते हो, मतलब एग्जामिनर से नहीं, आप रीडर से या अपने आप से पूछते हो जब आप लिख रहे होते हो। सो नो वरीज़ अबाउट इट। लेकिन क्वेश्चन आप इंट्रो में ना करो तो ही अच्छा है। ये इन दोनों चीज़ों को बैकग्राउंड में रखो। सबसे जो अच्छी चीज़ लगती है ना मुझे, वो जो मैं खुद करता हूँ, वो होता है फैक्ट्स या फिगर से स्टार्ट। जैसे मैंने ग्लोबलाइजेशन वाले एसे में, ग्लोबलाइजेशन प्रोज एंड कॉन्स वाले एसे में मैंने पॉवर्टी वाला एग्जांपल दिया था कि 1990 में पॉवर्टी थी 1.9 बिलियन लोग, और उस वक्त तो पॉपुलेशन भी कम थी, लेकिन उस बावजूद, ओवरऑल पॉपुलेशन के बावजूद 1.9 बिलियन पीपल वर इन दी पॉवर्टी, बिलो दी पॉवर्टी लाइन। और आज यानी 2018-19 में हमारे मतलब मैंने ब्रैकेट के अंदर वो बताया था कि रिपोर्ट कौन सी है, वर्ल्ड बैंक की 2017 की रिपोर्ट थी। तो उसमें मैंने कहा कि आज
2017 के डेटा के मुताबिक हमारी जो पॉवर्टी बिलो द पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं वो 768 मिलियन है, ठीक है, 76 करोड़, ये 1.9 बिलियन से कम होके आ गए। तो इसी दौरान ग्लोबलाइजेशन बढ़ी है, पॉवर्टी कम हुई है, यानी ग्लोबलाइजेशन अच्छी चीज़ है। फिर मैं अपने ग्लोबलाइजेशन की तरफ आ गया, अपने थीसिस स्टेटमेंट की तरफ आ गया, उसको एक्सप्लेन थोड़ा सा किया और फिर प्रीव्यू दिया, फिर बॉडी पे आ गया। ठीक है जी, इस तरीके से आपने कि चलना है। अच्छा, इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया, मैंने फैक्ट्स एंड फिगर को यूज़ किया, ये सबसे ज़्यादा इजी भी है, टू दी पॉइंट भी होता है, रिस्की कम होता है, रेलेवेंट भी इजीली आपको पता चल जाता है, रेलेवेंट है। एनेक्डोट या ये चीज़ें जो हैं थोड़ी सी आपको कंफर्म आप नहीं होते हो उसके हवाले से। अदरवाइज़ आप डायरेक्टली थीसिस स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, जैसे रज़ी आब्दी साहब बोलते हैं कि इंट्रोडक्शन के स्टार्ट आप यहाँ से करो, यानी ये स्टार्ट है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट है ये, ठीक है, हुक फर्स्ट पार्ट है, उसके बाद बीच में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है या कॉन्टेक्स्ट है जो इससे रिलेट होता है, और फिर आप ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से सीरीज़ चल रही है। लेकिन रज़ी आब्दी साहब अगर बोल रहे हैं तो ये भी कोई गलत चीज़ नहीं है, और ये आप कर सकते हो इन केस आपके पास ये कोई चीज़ नहीं है। ठीक है जी, और भी कोई चीज़ हो सकती है, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर, कोई और भी हुक हो सकता है, कोई और भी कैटेगरी हो सकती है, अभी मुझे बस ये याद आ रहे। तो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ये पॉवर्टी वाला मैंने दे दिया ग्लोबलाइजेशन में फैक्ट एंड फिगर। अब आप आ जाओ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में मैंने वही बता दिया कि भाई ग्लोबलाइजेशन 90s में कैसे बढ़ी है, ठीक है, एक दो लाइन में बता दिया, ठीक है, WTO ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह बनी और एग्रीमेंट्स हुई और ये वो, मतलब बढ़ा है सब कुछ और ग्लोबलाइजेशन बढ़ी है, ठीक है, थोड़ा सा दे दिया। फिर मैंने थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर आ गया कि भाई ग्लोबलाइजेशन अच्छी चीज़ है, उसके प्रोज ज़्यादा हैं, उसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2-3-4 प्रोज भी मैंने लिख लिए, कौन जो हैं वो जो कहते हैं वो इनवैलिड हैं। मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको समझा दी हैं वो सारी चीज़ें कि आपको काउंटर भी करना होता है आर्ग्यूमेंट को। तो ये थीसिस स्टेटमेंट भी आ गई आपकी, ठीक है। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है, हुक नहीं है, तो यहाँ से भी स्टार्ट कर लो। फिर आप बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हो, चाहो तो पहले हुक दो, फिर थीसिस स्टेटमेंट दो, फिर आप बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे दो। अच्छा, चौथी चीज़ थीसिस स्टेटमेंट से रिलेटेड या उसका अगला ही पार्ट है, वो है प्रीव्यू। प्रीव्यू में ज़रूरी नहीं है प्रीव्यू दो, हो सकता है आप थीसिस स्टेटमेंट ऐसी लिख रहे हो कि प्रीव्यू उसके अंदर हो। प्रीव्यू सिर्फ ये है कि ऐसे के अंदर क्या चीज़ें होंगी। अगर आप प्रोज़ वाला मैंने जो आपको बताया, प्रोज़ अगर 2-4 मैंने लिखती था, वो ऑटोमेटिकली थीसिस स्टेटमेंट के अंदर ही प्रोज़ आ गए। अब मैं आपको आखिरी चीज़ इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊं, तो ये कि इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जामिनर उसको ज़रूर पढ़ता है, बाकी चीज़ पढ़े ना पढ़े, आउटलाइन और इंट्रोडक्शन ज़रूर पढ़ेगा। तो इंट्रोडक्शन आपने फ्लॉलेस लिखना है, उसके ऊपर मेहनत भी ज़्यादा करनी, प्रैक्टिस भी ज़्यादा करनी है। 100-200 तो आप एग्ज़ाम से पहले इंट्रो लिख लो। और आखिरी चीज़ जो बता रहा था वो ये कि पैराग्राफ्स इंट्रोडक्शन का सिर्फ एक नहीं हो सकता, 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते हैं, छोटे मोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। मतलब 1 पेज पे 1.5 पेज पे भी आप चले जाओ। मेरा तो 1.5 पेज का इंट्रो टोटल था, मेरा ख्याल है 2-3 पैराज थे, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। अच्छा जी, अब हम आते हैं, इंट्रो आ गया जी, इंट्रो आ गया। अब बॉडी आउटलाइन पे पहले आना चाहता था, लेकिन आउटलाइन पे बाद में आते हैं, ठीक है जी। ये आ गया, स्ट्रक्चर आ गया, बॉडी पे आते हैं। बॉडी में पैराग्राफिंग की बात आती है, ठीक है। बॉडी में इंट्रोडक्शन आपने लिख लिया, बॉडी आ गई। बॉडी में आप इंट्रो के बाद अगर कोई ऐसा सवाल है जैसे ग्लोबलाइजेशन है, तो ग्लोबलाइजेशन की आप 1-2 पैराज, छोटे पैराज में या एक पैरा में आप डिस्क्रिप्शन लिख दोगे, डेफिनेशन लिख दोगे। अगर कोई ऐसा फिनोमेना है जिसकी डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है, मतलब फिनोमेना है ही नहीं, वो साइंटिफिक कोई चीज़ है ही नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आप डायरेक्टली, जैसे कि फ़िलासफ़िकल चीज़ों में जो है वो आपको डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, फ़िलासफ़िकल एसेज में, लिटरेरी एसेज में, तो फिर आप चलते जाओ। तो बॉडी पैराग्राफ्स जब आप शुरू कर रहे हो, कोशिश करो डेफिनेशन अगर रिक्वायर्ड है तो लिख लो। गवर्नेंस की हो सकती, डेमोक्रेसी की हो सकती, एनर्जी क्राइसिस
के ऊपर एनर्जी के ऊपर आप लिख सकते हो कि एनर्जी हमारे पाकिस्तान में क्या स्टेटस है आज, प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली, उसके ऊपर लिख सकते हो। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सारे फिनोमेना के ऊपर डेफिनेशन लिखनी है आपने। अच्छा जी, बॉडी के अंदर अब पैराग्राफ्स इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफ राइटिंग आपको आ गई, पूरा ऐसे आपको लिखना आ जाएगा। तो पैराग्राफ के अंदर क्या चीज़ होती है मैं आपको डेमो भी दूंगा और एक पैराग्राफ को आउटलाइन में कन्वर्ट करके भी दिखाऊंगा, आउटलाइन को पैराग्राफ में भी दिखा दूंगा। लिख के शायद ना बता सकूं बिकॉज टाइम कम है, और लेकिन हम अभी आते हैं पैराग्राफ। तो बॉडी के अंदर पैराग्राफ होते हैं। पैराग्राफ के अंदर क्या होता है? पैराग्राफ के अंदर ये चीज़ें होती हैं। पहला टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस सबसे ऊपर होगा, ठीक है। मतलब कि पैराग्राफ आपका ये आ गया तो यहाँ पे आपका टॉपिक सेंटेंस आएगा, ठीक है जी। एक भी हो सकता है, डेढ़ भी हो सकता है लाइंस में, 2 लाइंस, 3 लाइंस, जितनी लाइंस, 2 सेंटेंस में भी हो सकता है, डोंट वरी, ठीक है। एक भी हो तो भी चलेगा। फॉर एग्जांपल गुड गवर्नेंस पे है ऐसे, तो गुड गवर्नेंस पे आप क्या लिखोगे? गुड गवर्नेंस पे आपने फॉर एग्जांपल चूज़ किया कि भाई अब मुझे पैराग्राफ लिखना है कि पार्टिसिपेशन से जो है वो होती है गुड गवर्नेंस बेहतर, ठीक है। तो आपका टॉपिक सेंटेंस ये होगा कि गुड गवर्नेंस इज़ बूस्टेड बाय पार्टिसिपेशन, या पार्टिसिपेशन लीड्स टू गुड गवर्नेंस, ठीक है। एक्टिव वॉइस लिखो तो बेहतर है। पार्टिसिपेशन लीड्स टू गुड गवर्नेंस, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये आपका हो गया टीएस, टॉपिक सेंटेंस, ठीक है जी। टीएस हो गया इधर। अच्छा जी, टीएस, ठीक है। सबसे पहले सबसे ऊपर, पीक फ्रेंड्स ऊपर। अच्छा, सपोर्टिंग डिटेल्स उसके बाद आती है। ये पहला आ गया, ये सेकंड आ गया, ये लास्ट में 3 आ गया। ये आप ना लिखो तो भी चलेगा, लेकिन कोहेसिवनेस के लिए आप करते हो। नेक्स्ट जो पैराग्राफ आप लिख रहे हो उसके ऊपर, उसके हवाले से अगर आपके पास अच्छा आइडिया है तो फिर लिखो। अच्छा, टॉपिक सेंटेंस आपको समझ आ गया। मेन जो आर्ग्यूमेंट है वो यहाँ आएगा। मेन आर्ग्यूमेंट आपका क्लेम क्या है कि भाई पार्टिसिपेशन से क्या होता है, भाई गुड गवर्नेंस कैसे इम्प्रूव होती है। एक आपने आइडिया उठाया। याद रखिएगा, पैराग्राफ का मतलब होता है, आई कांट स्ट्रेस दिस इनफ, वन मेन आइडिया या वन मेन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। आइडिया भी कर लो, आर्ग्यूमेंट भी कर लो, कुछ भी पॉइंट कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन एक करो। पार्टिसिपेशन की बात की है तो आपने अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं करनी। आपने पार्टिसिपेशन की बात की है तो आपने मेन टॉपिक यही रखना है। इसी से छोटी छोटी ब्रांचेस लिखनी चाहिए। पार्टिसिपेशन को प्रूव करो भाई, गुड गवर्नेंस कैसे इम्प्रूव होती है। सपोर्टिंग डिटेल्स आप दो उसके ऊपर। तो पहला आ गया टॉपिक सेंटेंस पार्टिसिपेशन के ऊपर कि पार्टिसिपेशन गुड गवर्नेंस लेके आती है। तो अब आपके पास आ गया जी सपोर्टिंग डिटेल्स। सपोर्टिंग डिटेल्स में आप एविडेंस की बात करते हो, एक्सप्लेनेशन की बात करते हो, यानी आप बताओ कि पार्टिसिपेशन होती क्या है। एक सेंटेंस में बताओ। अगर ऑब्वियस सी चीज़ें पता है सबको तो भाई एक्सप्लेनेशन ना दोगे तो भी चलेगा, ठीक है जी। और उसके अलावा अच्छा जी, पता नहीं क्यों कैमरा इज़ जस्ट नॉट क्लियर। अच्छा, एविडेंस में क्या दे सकते हो? एविडेंस में आप फैक्ट्स दे सकते हो, रेफरेंस दे सकते हो। भाई इस ऑथर ने ये कहा था इस बुक में, इस रिपोर्ट में ये लिखा है, यूएन की रिपोर्ट में ये लिखा है, ठीक है जी। और क्या दे सकते हो? और एग्जांपल्स दे सकते हो। भाई थर में ये हो रहा है या इंडिया में ये हो रहा है। इंडिया में लोकल गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन की वजह से जो है वो गुड गवर्नेंस बेहतर हो गई है, ठीक है। इंडिया में 7 लाख से ज़्यादा लोकल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो हैं लोकल गवर्नमेंट्स हैं एक्चुअली, यूनियन काउंसिल, विलेज काउंसिल, इस तरीके से, यानी 700,000 से ज़्यादा गवर्नमेंट से, लोकल गवर्नमेंट से पार्टिसिपेशन उससे बेहतर होती है। तो उससे फिर क्या क्या होता है फ़ायदा, वो एग्जांपल आपने देना है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल दें, रियल लाइफ एग्जांपल्स दें, ठीक है। रेफरेंस दे सकते हैं, फैक्ट्स दे सकते हैं, फिगर्स दे सकते हैं। फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है जी।
इस तरीके से मतलब आपने सपोर्ट करना है अपने मेन आर्गुमेंट को। मेन आर्गुमेंट को सपोर्ट कर मतलब आर्गुमेंट तभी आपका कंप्लीट होगा, क्लेम आपका तभी कंप्लीट होगा जब आपके पास ये चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ें नहीं दे रहे तो फिर आर्गुमेंट वो है ही नहीं, वो इनवैलिड आर्गुमेंट है, वो सिर्फ क्लेम है, वो आर्गुमेंट है ही नहीं। और क्लेम अगर लिखोगे ना तो समझो आपको मिलेगी 0 2 मार्क्स, दैट्स इट। 40 तो भूल जाओ, ठीक है। अगर 40 लेनी है तो मेन आर्गुमेंट हर पैराग्राफ में होना चाहिए एंड सपोर्टेड बाय दीज थिंग्स, सपोर्टिंग डिटेल्स, एविडेंस होना चाहिए भाई जो चीज़ आप कह रहे हो वो सही है या नहीं है। सीपेक गेम चेंजर क्यों है आप बताओ तो सही है, उसके ऊपर फैक्ट्स फिगर्स दो भाई। गवादर जो पोर्ट है वो आप फॉर एग्जांपल उसके ऊपर टीएस लिख रहे हो, गवादर पोर्ट डीप सी पोर्ट है। डीप सी कैसे है, कितना डीप है, क्यों डीप है, एग्जांपल दो कि भाई डीप सी पोर्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, रेफरेंस दो भाई फलाने माहिर ने कहा कि भाई डीप सी पोर्ट अगर होता है तो ये फ़ायदे हैं, या किसी ने कहा भाई सीपे के गवादर जो है वो इस तरीके से इतनी जनरेट करेगा रेवेन्यू, या इतने शिप्स डॉक होंगे। तो सारी चीज़ें बहुत सारी हो सकती हैं। ये पैराग्राफ हो गया। पैराग्राफ अब चाहो तो पार्टिसिपेशन के ऊपर 2 पैराग्राफ्स भी लिख दो, 3 भी लिख दो, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन पैराग्राफ आधे पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 4 5 लाइंस में हो, 6 लाइंस में हो चलेगा, 3 4 से ऊपर लाइंस हो, 3 से कम ना हो, ठीक है जी। अब वैसे तो हो सकती है, कोई इशू नहीं है, 2 लाइंस भी हो सकती हैं, लेकिन अच्छा वो लगेगा जो आधे पेज में या एक पूरे पेज में 2 हों पैराग्राफ्स, ठीक है। पेज यानी कि एक लीफ, इस तरीके से ये आपका पूरा पेज आ गया, एक पैराग्राफ आ गया, दूसरा पैराग्राफ आ गया। अच्छा जी, अब आपके पास आते हैं सपोर्टिंग डिटेल्स आ गई, टॉपिक, सेंटेंस, मेन आर्गुमेंट, ओके। पैराग्राफ कितने लिखने चाहिए, बॉडी की हम बात करें ना, बॉडी में कितने होने चाहिए, ऐसे में कितने होने चाहिए, तो आप के लेंथ आपकी राइटिंग प्रैक्टिस स्पीड के ऊपर होता है, नॉलेज के ऊपर है, टाइम कितना आपने बचाया है आउटलाइन और ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद उसके ऊपर होता है। लेकिन पूरी शीट आपने कंप्लीट करनी है। शीट में कितने होते हैं, जस्ट गिव मी, शीट में होते हैं 24 लीव्स, ठीक है। लीव्स का मतलब है साइड्स, ठीक है। तो उनमें से 2 आप छोड़ दो, बल्कि 4 छोड़ दो, जिसमें रफ़ भी आपका आ जाएगा, आउटलाइंस भी आ जाएंगी, ठीक है। इंट्रोडक्शन भी शायद आ जाए, आई डोंट नो कितनी लेंथ होगी आपकी आउटलाइन की। आउटलाइन की लेंथ मेरी तो 2 ढाई 3 पेजेस पे थी, ठीक है, 2.5 पेजेस पे तो थी इफ़ आई रिमेंबर। तो आपकी कितनी है, चलो 4 पेजेस उसमें गए, बाकी बॉडी के लिए कितने बचे, बॉडी के लिए 20 बचे फॉर एग्जांपल। तो 20 में आप 40 पैराग्राफ लिखोगे, यानी कुछ आप लिखोगे फॉर एग्जांपल कॉजेज़ के ऊपर। चलो एनर्जी क्राइसिस का एक टॉपिक आ गया, एनर्जी क्राइसिस के ऊपर अभी मोस्ट प्रोबेबली आएगा, ये मेरा वाइल्ड गेस नहीं बल्कि इट वुड बी अ टॉपिक। अच्छा, कॉजेज़ आ गए, ठीक है, करंट सिचुएशन आ गई बीच में, बल्कि एनर्जी क्राइसिस के बाद सबसे पहले तो करंट सिचुएशन ही बतानी है, ठीक है। फिर कॉजेज़ आ गए, करंट सिचुएशन पे पहले आपने 2 4 5 4 लिख लिए, ठीक है, 4 लिख लिए, 5 लिख लिए पैराग्राफ्स। फिर आपके आगे कॉजेज़, फिर आपके वो हो गए चलो 10 कर लेते हैं, 10 आपके आ गए स्टेटस, करंट स्टेटस क्या है, करंट प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। फिर प्रॉब्लम के कॉजेज़ क्या हैं, तो 40 में से 10 गए, बाकी 30 बचे, तो 15 अदर कर दो, 15 सॉल्यूशन में कर दो। पैराग्राफ्स की बात कर रहा हूँ, 15 पैराग्राफ्स, ठीक है जी। एक पैराग्राफ आपका कंक्लूजन का आ जाएगा, थोड़ा सा लंबा, आधे पेज से ज़्यादा भी हो सकता है, 2 छोटे पैराग्राफ्स भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इस तरीके से आपके 40 पैराग्राफ्स आपके बॉडी में आ गए, एक कंक्लूजन में आ गया, एक इंट्रो में पूरा बड़ा आप लिखना चाहते हो या 2 लिखना चाहते हो। मैंने तो मेरा ख्याल है 3 पैराग्राफ्स लिखे थे, ठीक है, छोटे छोटे, एक लंबा था बाकी छोटे थे, तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। इस तरीके से 40-45 आपके पूरे इंट्रो और कंक्लूजन मिला के आपके पैराग्राफ्स होंगे, और वो इतने 24 शीट उसमें आ जाएगा। शीट तो चलो आई डोंट मतलब कि आपको
24 साइड्स बोलते हैं, लीव्स बोलते हैं, वॉट एवर यू से, लेकिन 24 साइड्स में आपको एडजस्ट करना है, तो आपको कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए। आधे पेज पे 2 पैराग्राफ्स होने चाहिए आपके, तो इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन सही होगी। 24 को ही यूटिलाइज़ करेंगे तो 48 आपके पैराग्राफ्स हो सकते हैं, लेकिन आउटलाइन को माइनस कर लो। अच्छा जी, बॉडी आपकी पूरी आ गई, ठीक है जी। बॉडी में पैराग्राफ्स भी आ गए, पैराग्राफ किस तरीके से लिखना है वो भी आ गया। मैं मज़ीद पैराग्राफ के ऊपर जल्दी से थोड़ा आपको बता दूंगा, एग्जांपल दे दूंगा, डेमो दे दूंगा, लेकिन इसको पहले करते हैं कंप्लीट। कंक्लूजन में आपने रीस्टेट करना है, थीसिस स्टेटमेंट को समराइज़ कर देना है, फाइनल थॉट्स दे देने हैं, ठीक है। ये इतना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, नॉट अ रॉकेट साइंस आई वुड से। रोल ऑफ आउटलाइनिंग, आउटलाइनिंग से आपका स्ट्रक्चर्ड होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा, ठीक है। आउटलाइन तो ज़रूरी लिखनी होती है, एग्जामिनर को भी पता है कि भाई ये इम्पॉर्टेंट है। फिर टाइप्स ऑफ आउटलाइन, मैंने जो आपको आउटलाइन सिखाई है ना वही आप फॉलो करो। कौन सी है? ये मेरे नोट्स हैं, ये CSS के सोफिस एकेडमी के जो यूट्यूब पेज की डिस्क्रिप्शन में उसमें अवेलेबल है मोबाइल नंबर, उस पर आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके ये बाय कर सकते हैं। सारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स के भी हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के भी हैं। तो इसमें लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म दोनों मैंने बनाए थे, यूनिक हैं, कहीं कहीं से कॉपी नहीं है। ऑथेंटिक FPSC के रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज से यूनिक नोट्स हैं, किसी के पास नहीं है, इट्स नॉट मार्केट थिंग। तो ये मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि भाई इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से आपने आउटलाइन बनानी है। ये शॉर्ट फॉर्म है, ये लॉन्ग फॉर्म है। मेन टॉपिक ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। मेन टॉपिक, फिर टॉपिक सेंटेंस, आपके पैराग्राफ्स के अंदर क्या होगा वो आप चाहो तो इसके ऊपर भी एक पैराग्राफ लिख सकते हो, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन आउटलाइनिंग की इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, पॉइंटर्स में होने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप देख लो, ठीक है। अच्छा जी, आउटलाइनिंग स्ट्रक्चर्ड आपका तरीके से होगा। अब पहले आप रफ़ में लिखोगे, रफ़ के बाद आप फेयर पे आओगे, तो ये जो चीज़ मांग रहे हैं ना, कोहेजन एंड कोहेरेंस, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी जब आप आउटलाइन की प्रैक्टिस करोगे घर पे। क्योंकि लॉजिकल चाहिए फ़्लो, एब्रप्ट आइडियाज़ नहीं होने चाहिए। लॉजिकल फ़्लो से आपको एक आइडिया से दूसरे आइडिया स्मूथली जाना है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मतलब ऐसे फोकस्ड होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, और एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए आइडियाज़, ठीक है। आउटलाइन आ गई, आउटलाइन में ये आ गया जी। अच्छा, फॉर्मेटिंग एंड प्रेजेंटेशन। पैराग्राफ्स आपके, मैंने आपको बता दिया कि आधे पेज से बड़े नहीं होने चाहिए। क्रिस्पी लैंग्वेज आपने लिखनी है, क्लियर ऑर्गेनाइज तरीके से लिखनी है। रीडेबिलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, रेफरेंसेस को यूज़ करो, एग्जांपल्स को यूज़ करो। अब मैं आपको आखिरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको बताता हूँ। मैंने आपको दिखाया था ये आपको डेमो दे रहा हूँ पैराग्राफ का। चैप्टर का नाम है रेवोल्यूशन इन फ्रांस, टॉपिक है इंट्रोडक्शन। ये पूरा इंट्रोडक्शन के 2 पैराग्राफ लिखे हुए हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं पैराग्राफ को। पहला जो सेंटेंस है रेड में, वो है टॉपिक सेंटेंस, TS। द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 is recognized as one of many significant events in world history। ये आपका टॉपिक सेंटेंस आ गया। आप इसको आप कन्वर्ट कैसे करते हो, आउटलाइन कैसे बनाते हो, ये मैं आपको सिखा रहा। किसी भी बुक को आप, किसी भी चीज़ को आप कन्वर्ट कर सकते हो नोट्स में, आउटलाइन बेस्ड नोट्स में, इस तरह के नोट्स में। किस तरीके से? पहले तो मेन टॉपिक आपका आ जाएगा। मेन टॉपिक यहाँ पे क्या आएगा? फ्रेंच रेवोल्यूशन आप लिख सकते हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ, बल्कि हाँ यहाँ पे ये तो चैप्टर का नाम आ गया ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन, यहाँ पे लिखते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है जी। अब हम स्टार्ट करते हैं आउटलाइन को। पहला टॉपिक सेंटेंस है, तो टॉपिक सेंटेंस को ही हम बनाते हैं पैराग्राफ की पहली लाइन, और इसको हम रेड वाले को लेके आते हैं यहाँ आई में। F for
1789 जो था वो सिग्निफिकेंट इवेंट था। मैं सिर्फ ये इतना लिखना ज़रूरी नहीं है, मैं सिर्फ आपको कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ कि कैसे पैराग्राफ्स को आउटलाइन में कन्वर्ट करते हो आप। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं सपोर्टिंग डिटेल्स में। ये आपकी होगी टीएस टॉपिक सेंटेंस, बाकी आपके आ जाएंगे सपोर्टिंग डिटेल्स। सपोर्टिंग डिटेल्स में आप क्या करोगे? सपोर्टिंग डिटेल्स में आप ये करोगे, रेवोल्यूशन मार्क्ड द फर्स्ट टाइम मार्क्सिस्ट क्लास स्ट्रगल। ठीक है, हम टू द पॉइंट लिखेंगे, पूरा सेंटेंस नहीं लिखेंगे, सिर्फ हिंट दे देंगे अपने आप को। मार्क्स स्ट्रगल लिख देंगे यहाँ पे, तो हम समझ जाएंगे कि भाई ये एक पहला इवेंट था जिसने मार्क्स स्ट्रगल को नुमाया किया या प्रेजेंट किया या उसकी मैनिफेस्टेशन थी। ठीक है जी। अब इसी चीज़ को आप कन्वर्ट कर इसके डिटेल में भी जा सकते हो। इस पैराग्राफ में इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन येलो में फिर भी मैंने ये चीज़ को सपोर्टिंग डिटेल की मज़ीद पॉइंटर्स मैंने बनाने की कोशिश की है। ये सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए। विद द लोअर क्लासेस ऑफ फ्रांस राइजिंग अगेंस्ट ओल्ड रिजीम इन ऑर्डर टू मेक चेंजेस। ओल्ड रिजीम के ख़िलाफ़ तो लोअर क्लासेस थी। ठीक है, लोअर क्लासेस ये आप जब डिटेल में पढ़ेंगे ना ये टॉपिक, तो आपको समझ आएगी कि कितने तबकात थे उधर। लोअर क्लासेस राइज़ करती हैं ये अगेंस्ट किसके? अगेंस्ट ओल्ड रिजीम। ठीक है जी, जो रॉयल थी फैमिली या हाँ रॉयल फैमिली को आप बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ द टॉपिक। ठीक है जी। फिर आपका ये आ गया, ये पॉइंटर 1 हो गया। अगर और डिटेल्स होती हैं इसी से रिलेटेड क्लास स्ट्रगल के, ये क्लास स्ट्रगल का है ना, सब पॉइंटर ही तो है इसका, तो फिर हम और भी लिख देते, 2 3 4 5 लिख देते। अभी हम बी लिखेंगे। ठीक है जी, बी दूसरा सेंटेंस आ गया, और ये इम्पैक्ट ऑफ रिवोल्यूशन वाज इनक्रेडिबली मैसिव। इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था। इम्पैक्ट कैसे ज़्यादा था वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी। फ्यूचर रिवोल्यूशंस ऑफ 1837 एंड 1848 को इसने का ये फाउंडेशन बनी रेवोल्यूशन। अच्छा, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं रेवोल्यूशंस। ठीक है जी, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 1848 और 1830s। ठीक है जी, यहाँ पे 30 कर दो, यहाँ पे 48 कर दो। ठीक है जी, ये आपका पूरा पैराग्राफ को मैंने यहाँ से कन्वर्ट किया है। ठीक है जी, ये पैराग्राफ ऐसे। अब आप सोचो, पूरा आपने टॉपिक, पूरा चैप्टर आपने एक पेज पे कर लिया, 2 पेज पे पूरा कर लिया इस तरीके से, तो कितना अच्छा मज़ा आ जाएगा। इसको भी आप फिर मिनिमाइज़ कर सकते हो ऐसे शॉर्ट नोट्स में। ठीक है जी। तो ये आपको सिर्फ मैं बता रहा हूँ, ये आप फिर इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो पैराग्राफ में। कन्वर्ट कैसे करोगे? इस चीज़ के ऊपर टॉपिक सेंटेंस लिखोगे। ठीक है, मतलब टॉपिक सेंटेंस में आप ये भी कर सकते हो, सिर्फ एक टॉपिक इस पे आ गया, सेंटेंस इस पे आ गया, एक दूसरा इस पे आ गया, फिर आपकी डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है, चाहो तो आप इसके ऊपर सेंटेंस लिखो, फिर आप डिटेल में ये चीज़ें लिख दो। ठीक है जी, एक सेंटेंस इसके ऊपर आ गया जी, फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस, फिर दूसरा सपोर्टिंग डिटेल वाला सेंटेंस, फिर तीसरा आ गया, फिर चौथा आ गया, फिर पांचवा आ गया। इस तरीके से 5 सेंटेंसेस और आपका पैराग्राफ। ठीक है जी, मतलब यहाँ से ये जो चीज़ है ना इम्पॉर्टेंट है कि आपने ये जो फर्स्ट होता है ना, ये टॉपिक सेंटेंस होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेन आइडिया यहाँ पे लिखा होता है, उसको आपने कैसे आउटलाइन में कन्वर्ट करना है। कभी कभार ऐसा होता है किताब के बीच में टॉपिक सेंटेंस, मतलब पैराग्राफ के बीच में टॉपिक सेंटेंस हो सकता है, बीच में हो सकता है, वो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। रीडिंग की आपकी प्रैक्टिस होगी ना, वो इंशाल्लाह हो जाएगी। बाकी आप कोशिश करो, जो भी आप पढ़ रहे हो उसको नोट्स जब भी आप बना रहे हो तो आउटलाइन बेस्ड बनाओ, तो इंशाल्लाह आपके लिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी, रिवाइजेशन ईजी होगी, रिवीजन ईजी होगी, क्योंकि 2 पेपर्स होते हैं एंड में, जब एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी मैं काफ़ी घंटों से लगातार बात कर रहा हूँ और आपके लिए लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुझे आपसे सिर्फ ये चाहिए कि आप इसको फॉलो करें, इन चीज़ों को,
कमेंट में सवाल पूछें। बाकी साथियों के साथ ये कोर्स फ्री का कोर्स है, इसको प्रमोट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। बाकी एवेल्यूएशन करवानी हो या ये नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया व्हाट्सएप का, वहाँ पे आप रब्ता करें। दैट्स इट, अगले लेक्चर में मिलते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट था, बाकी चीज़ें जो हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, उस पर छोटी छोटी वीडियोज़ बना के हम कर देंगे।